कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 एनसीईआरटी। ओके, तो चैप्टर नंबर 13 है, प्रोबेबिलिटीज का नाम है, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो आप लोगों ने 9, 10, 11 में प्रायिकता के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो इसी का हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे हम लोग इस 12 क्लास के अंदर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और अराउंड 7 मार्क्स आपको कवर करेगा। तो इन लेटेस्ट कोर्स आपके अराउंड ओनली 13.1, 2 और 3 आपको कवर करना है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हट चुका है और एक मिशन है, अपन करेंगे कंप्लीट। ठीक है ना, ये कुछ एक्सरसाइज हम कवर करेंगे और इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक पूरा कवर करेंगे। और एक बार अगर बेसिक अच्छा हो गया आपका तो एक्सरसाइज बहुत ही इजीली कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो चैप्टर नंबर है ये आपके 30 प्रोबेबिलिटी। इसे हम बोलते हैं प्रायिकता। क्लास 12 का ये टॉपिक है, एनसीईआरटी। ओके, सो अपन लोग जो करेंगे क्लास, इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स चलेगा, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी और इसके अंदर इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज। सो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक्स जो है 11th क्लास का अपन कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो है जो 11th में पढ़ी है वो आपके इस 12th क्लास में यूज होने वाली है। कुछ वर्ड्स होंगे यूज होने वाले, तो आपको उस वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं। ठीक है ना, अपवर्ती घटनाएं क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं उन्हें। ठीक है ना, तो इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखी जाती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, उसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन 12th ऊपर आएंगे। तो पहले कुछ टर्म्स लिख रहा हूं और आपका रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो समझते हुए लिखेंगे अपन लोग। तो कुछ टर्म्स ऑफ द पास्ट। फर्स्ट टर्म ऑफ द पास्ट, इवेंट। इवेंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं घटना। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, ए सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। ठीक है, हिंदी लिखेंगे इसको, प्रतिदर्श समष्टि का एक उपसमुच्चय। ये तो पहला टॉपिक है। ठीक है, तो इवेंट क्या होती है, ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि का एक उपसमुच्चय। तो सेट थ्योरी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है, तो इसमें क्या लिखते हैं अपन, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस वो क्या होता है, मेरे पास यूनिवर्सल सेट। तो कोई भी अपने पास इवेंट दे रखा है, उसका जो यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर सारी घटनाएं आ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉइन टॉस करे, उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होता है, 2 कॉइन टॉस करा मतलब हमें पता है कि एक कॉइन को टॉस करते हैं अपन लोग, व्हेन टॉस 1 कॉइन। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है अपने पास, बताओ, हेड और टेल। सबको पता है एक कॉइन को टॉस करने पर रिजल्ट क्या आता है, हेड और टेल। तो ये हो गया इसके पास, ये क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस। क्या हो गया, सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड और टेल। अगर व्हेन 2 कॉइन टॉस, अगर अपन लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इसका, क्या करते हैं अपन लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन करते हैं अपन लोग। कैसे करते हैं, एक बार टॉस करोगे क्या आएगा, हेड टेल, वापस करोगे तो क्या आएगा, टेल और हेड। तो इसका सेट क्या बनेगा, देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड टेल हेड हेड, टेल 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 हेड। ये बन गया हमारे पास सैंपल स्पेस। एक बार हेड का टेल के साथ करके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक बार हेड का हेड के साथ, एक बार टेल का टेल के साथ, एक बार टेल का हेड के साथ। तो ये आपके पास क्या होता है, सैंपल स्पेस कब,
जब आपके पास 2 कॉइन टॉस किए जाए। 3 कॉइन टॉस करेंगे अपन, तो इसी को जो 2 बार टॉस किया उसी को वापस हेड और टेल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हो, मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको मैं लिख देता हूं हेड टेल, क्या लिख देता हूं हेड टेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगेन व्हेन आई सेड तो ये इसके लिए आया, इसके लिए तो 2 पॉइंट टॉस कर दिया जाएगा तुम्हारे पास। 3 पॉइंट टॉस करोगे तो वापस हेड टेल मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास ये S2 हो गया, तो S लिखना आपको पास, S से मतलब 3 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस, तो क्या आएगा देखो तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे इसको वापस से हेड टेल से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हेड टेल से, करो जब मल्टीप्लाई क्या आएगा देखो, इस हेड हेड को हेड से कनेक्ट करो, हेड हेड हेड, इस हेड हेड को टेल से करो, हेड हेड टेल, इस हेड टेल को दोनों से करो, हेड टेल हेड, इस हेड टेल को टेल से करो, हेड टेल टेल, इस टेल हेड को इस हेड से करो, टेल हेड हेड, इस टेल हेड को टेल से करो, टेल हेड टेल, और टेल टेल को हेड से करेंगे तो टेल टेल हेड, इसको करेंगे टेल टेल टेल। ये अपने पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है अपने पास, ठीक है ना। कब तो अपने पास 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं, तो कितने इवेंट बनेंगे, सैंपल से कितना हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो जाएंगे इस सैंपल स्पेस के। इस तरह से अपन लोग क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं। अब सैंपल स्पेस के अंदर क्या लिखा हूं, इवेंट क्या होता है, घटना क्या होता है, ये सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो कोई भी सैंपल स्पेस है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि एक इवेंट है, ये मैं रख कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है ना। ये आपने 11 में पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है ना, तो इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, इसे समझने के लिए था तुम्हारे पास कि कोई भी सैंपल स्पेस लिखना है, कॉइन के लिए मैंने बताया किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। एक सेट होता है तुम्हारे पास, तो इसमें इसको इस टाइप से लिखते हैं, राइट करते हैं। अब इसको मैं कर रहा हूं, अब आगे देखना, ये आप जरूर कॉपी कर लेना इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब इवेंट के अंदर क्या बोला, एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो जैसे इवेंट मैंने बोला कि ई कोई घटना है E1, ठीक है ना। सैंपल स्पेस मेरे पास है हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये एक सैंपल स्पेस है। तो इसी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। सबसेट क्या होते हैं, हेड हेड एक सबसेट हो जाएगा, फाई एक सबसेट हो जाएगा, ये दोनों इसके सबसेट हो जाएंगे। तो हर एक पार्ट को सिंगल टाइम लिखते हैं अपन लोग। तो क्या होता है, सबसेट होता है। 11th क्लास में अपन इजीली पूरा पढ़ चुके हैं कि सबसेट क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो इवेंट ये होता है, मैंने बोला हेड ऑन बोथ कॉइन्स, यानी कि दोनों ही कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा हमारे पास एलिमेंट है जो दोनों कॉइन पे हेड आ रहा है, तो E1 क्या हो जाएगा, हेड और हेड। तो ये पूरा क्या बन गया, सबसेट बन गया। हेड क्या, इसी का क्या है, सबसेट। तो घटनाएं जो होती है वो सैंपल स्पेस के अंदर से होगी, किसी और बाहर से नहीं हो सकती। जो भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट दे रखे हैं उन्हीं में से क्या बनती है, इवेंट बनते हैं, घटनाएं बनती है। तो ये होती है पास घटना क्या होता है, सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। ये पहला टॉपिक था, तो 11 का अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है पास इम्पॉसिबल इवेंट, इसे बोलते हैं द एम्प्टी सेट, फाइव रिक्त समुच्चय, यानी ऐसी घटना जो हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल, असंभव घटना बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, असंभव घटना जो हो नहीं सकती। तो उसे क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट क्या रहेगा, उसका पाई रहेगा, और रिक्त समुच्चय बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि जो घटना हो नहीं सकती है उसका कोई सेट बनेगा नहीं, तो जिसको सेट नहीं बनता है उसे क्या लिखते हैं अपन लोग, पाई लिखते हैं, रिक्त समुच्चय लिखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और नॉट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक घटना। पूरक घटना मतलब आप लोगों को पढ़ा है ए डैश के बारे में। अगर ए को घटना दे रखी है तो सैंपल स्पेस है, उसमें से ए को हटा दो तो क्या मिलता है अपने को, ए डैश मिलता है। सपोज करो एस अपने पास है 1 2 3, ठीक है ना, और ए क्या दे रखा है 1, सैंपल स्पेस है 1 2 3 और ए क्या दे रखा है 1। तो मैंने बोला कि ए डैश बताओ, क्या बताओ, ए डैश। क्या करेंगे, एस माइनस ए,
इस पूरे एच में से ए को हटा देंगे, तो ए कितना 1 है, तो 1 को हटा दो, क्या बचेगा 2,3, ये क्या हो जाएगा a डैश, क्या हो जाएगा a डैश। सैंपल इसमें से a को हटा दो तो मिल जाएगा अपने को a डैश, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है ये? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है a और b। तो कहीं भी आपको चाहे 11th या 12th हो, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कहीं भी और मिलता है, और का मतलब होता है a या b, या तो a लो या फिर b लो, दोनों में से एक लेना है, दोनों ही कंसीडर नहीं करना होता है। इसे बोलते हैं अपन लोग मैथमेटिकली a यूनियन b। क्या बोलते हैं इसको? a यूनियन, ठीक है ना, b यूनियन होता है, इसे बोलते हैं यूनियन। और a एंड b का मतलब क्या होता है? a और b, a भी लो और b भी लो, दोनों लेने हैं, दोनों कंसीडर करना है। इसे बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। जो कॉमन पार्ट आता है अपने पास a और b में, कॉमन क्या आता है उसे क्या बोलते हैं? a एंड b। तो ये जगह a इंटरसेक्शन b, इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, a इंटरसेक्शन b। लास्ट है इवेंट a एंड नॉट b। a तो हो रहा है लेकिन b नहीं हो रहा है, यानी कि a परंतु b नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? a माइनस b। a लो लेकिन a के अंदर को b का कोई पार्ट है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे मेरे पास है a दे रखा है 1 2 3 और b दे रखा है 1 2। मैंने बोला कि a माइनस b क्या होगा बताओ? तो a में से b के जो एलिमेंट है उसको हटा दो, a बट एंड नॉट b, बट नॉट b, a एंड b नहीं, a और b नहीं। तो a लो लेकिन b नहीं लेना है, तो a के अंदर 1 2 3 है, b क्या 1 2, हटा दो, यहां से क्या बचेगा 3। तो ये आ गया a माइनस b, कितना आ गया 3। तो ये होता है कुछ टर्म्स की इवेंट a एंड नॉट b। अब और पढ़ते जाना आगे देखो। नेक्स्ट इसे कॉपी जरूर कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे कॉपी कर लेना नोटबुक में, ठीक है। पॉइंट है, एकदम वहां पे काम आएगी जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलना चाहिए कि इम्पॉसिबल इवेंट लिखा है होता है उसका सेट क्या बनेगा, 5 बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? a डैश फाइंड करना होता है। a और b का मतलब a यूनियन होता है, a एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो ये आप कुछ टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना, जो अपन क्वेश्चंस करने काम आएगी। अगला टाइप पढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट है वो है अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? देखो परिवर्त करना है बोलते हैं इसको, ठीक है ना, परिवर्त करना है। तो कैसे लिखते हैं? इफ a इंटरसेक्शन b आपके पास आता है 5, यानी कि दो कोई घटना हो रही है a और b, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए सपोज करो a मेरे पास है 1 2 3 और b मेरे पास है 4 5। हम बोला कि a इंटरसेक्शन b बताओ इसके अंदर। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है? a और b में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? तो a 1 2 3 है, b 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के अंदर, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो a इंटरसेक्शन b कितना आ गया? 5 आ गया। तो ऐसे इवेंट क्या कहलाएंगे हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जिनका अगर यूनियन निकाला जाए तो क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस। क्या बन जाए? सैंपल स्पेस। तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। कैसे? सपोज करो मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने पे क्या क्या रिजल्ट आता है मेरे पास? 1 2 3 4 5 और 6। एक डाइस को थ्रो करने के बाद 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास दो घटनाएं दी मैंने, एक इवेंट दिया E1, वो क्या है? इवन नंबर्स, गेटिंग इवन नंबर्स। तो इवन कोई घटना है इसमें क्या आ रहा है? इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें चेक करो इवन नंबर्स में क्या आ सकते हैं? 2 4 और 6, 2 4 6। E2 एक घटना ली मैंने जो कि क्या है? ऑड नंबर्स।
ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, इवन का मतलब होता है सम संख्या है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला भी जो है वो समझ लेना। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, देख लो यहाँ से 1, 3 और 5। अब मैं इसका यूनियन निकालने जाऊंगा, E1 यूनियन E2, तो क्या बनेगा देखो, ये दो घटनाएं थी, इनका यूनियन का मतलब होता है जो भी E1 के अंदर आ रहा है E2 सारे एलिमेंट को ले लो, E1 E2 के सारे एलिमेंट को ले लो, लेकिन रिपीट नहीं करना है। सारे एलिमेंट क्या आ रहा है देखो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6। E1 E2 में जितने भी एलिमेंट आ रहे थे हमने सबको ले लिया, इसे बोलते हैं यूनियन निकालना। तो क्या देख रहे हो, E1 E2 यूनियन निकाला है, वो सैंपल स्पेस क्या आ गया, इक्वल आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, सैंपल स्पेस। तो अगर आपके ऐसे कोई इवेंट्स है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो सकते हैं, उन सबका अगर यूनियन निकाला जाए तो वापस अगर आपको सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो ऐसे इवेंट्स को कहेंगे हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। तो जब भी अगर वर्ड आया एग्जॉस्टिव इवेंट, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काम आएगा तुम्हारे पास, क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो है वो है अपने पास वो है प्रोबेबिलिटी। अब आगे प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं प्राइम। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, घटना के बारे में पढ़ रहे थे, इवेंट के बारे में, इवेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है। उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, बेसिकली नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, ठीक है ना। तो संभावित घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं होता है। तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, ये कोई घटना है, ये कोई घटना है, उसके होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हो जाएगी n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला, जहां पे n ऑफ a क्या है, n ऑफ a हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर कितने अवयव हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर अवयवों की संख्या, और n ऑफ s क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s क्या हमारे पास सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का कुल कितने एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट, और कितने अंदर पास फेवरेबल केस है, उसके आ जाएंगे ए के अंदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ कंडीशंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन हमारे पास फर्स्ट है, प्रोबेबिलिटी जो भी होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो क्या क्या हो सकती है, 0 से लगा के 1 तक, 1 से बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, और 0 से छोटी नेगेटिव कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, प्रायिकता जो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी उससे इक्वल, 1 से छोटी रहेगी उसके इक्वल रहेगी, ठीक है। सेकंड है समेशन ऑफ p ऑफ ओमेगा i फॉर ऑल ओमेगा i बिलोंग्स टू s इक्वल्स टू 1। तो जितनी भी ओमेगा i का मतलब क्या है, कोई इवेंट है, मल्टीपल इवेंट हुए, 3-4 इवेंट हुए, उन सबका अगर सम करोगे, और सारे इवेंट इसमें से हो रहे हैं सैंपल स्पेस में से, तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है, और उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 होती है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक का अंदर प्रायिकता का, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये सारा 11th लेवल बेसिक्स है, वो 12th में स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना। ये 12th के अंदर भी काम आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इसे रिवाइज करते हैं इसको थोड़ा सा, उसके बाद 12th और स्टार्ट करेंगे।
अगला टॉपिक हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, समझेंगे इसको अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम से, ठीक है ना। कैसे? जैसे अगर तुम्हारे पास, मैंने बोला कि एक हमने डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो एक डाइस को थ्रो करने पे तो पास ये आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बोला कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं। तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है हर एक इवेंट के होने, हर एक एलिमेंट आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उससे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला P ऑफ 1 बताओ, 1 के होने के चांस क्या है? तो 1 आने का चांस कितना? 1 ही, ठीक है ना। अपॉन टोटल चांसेस कितने हैं? टोटल कितने हैं? 6। मैंने बोला P ऑफ 2 कितना है? तो P ऑफ 2 का आने का चांस कितना? 1 है, टोटल कितना है? 6। इसी तरह P ऑफ 3 निकालोगे आप, तो भी कितना आएगा? 1 6। और P ऑफ 6 भी निकालोगे तो कितना आएगा? 1/6। तो जितने भी अपने पास एलिमेंट है उनके होने के चांसेस जो है वो क्या है? सिमिलर है। इसकी भी 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है, 1/6। तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये क्या है? इक्वली लाइकली है, हर एक के होने का चांस क्या है? सेम है। जैसे कि मैं टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो इसमें क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आएगा। तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली है। तो हेड का आने का चांस कितने? 1/6, 1/2, और टेल आने का चांस कितने? 1/2। दोनों ही क्या है? सेम है तुम्हारे पास। तो जैसे इवेंट क्या होता है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। अगर इन सारे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो हमसे क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे कि बोलो 1/6 1/6 1/6 1/6, तो कितना आ जाएगा? 6/6, और 6/6 कितना आएगा? 1 आएगा। तो इक्वली लाइकली की जैसे 1/2 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इक्वली लाइकली जो इवेंट होते हैं उनकी सब प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। और हमेशा क्या रहेगी? सबकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसे इवेंट कहलाएंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। क्लियर है ये? अगला देखते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। जैसे कि आपके पास P ऑफ A और B आपको फाइंड करना है, P ऑफ A और B, ठीक है। तो इसे क्या लिखते हैं अपन लोग? P ऑफ A यूनियन B। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफी जगह यूज आएगा तुम्हारे पास यूनियन निकालने के लिए, इंटरसेक्शन निकालने के लिए, A या B निकालने के लिए। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होगा? P ऑफ A ये होता फॉर्मूला आपके पास इसका, P ऑफ A यूनियन B निकालना। यहाँ पे आपको अगर यूनियन दे रखा है तो कुछ भी पूछ सकता है, इंटरसेक्शन पूछ सकता है, B पूछ सकता है, A पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या तो नोट कर लेना और इसका 12 का भी यूज आएगा, ठीक है ना। तो A यूनियन B क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर आपके पास इवेंट क्या है? इफ A and B are mutually exclusive, अगर घटना कैसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परिबद्ध घटना है तुम्हारे पास, तो ऐसी घटनाएं के अंदर हम पता है कि A इंटरसेक्शन B क्या होता है? पाई होता है। अगर इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। तो ऐसे इवेंट की जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या आता है? पाई होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी? 0। ये सेट है नहीं तो पास कोई एलिमेंट ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं इनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P ऑफ A यूनियन B हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ये हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सीधा क्या करो? A यूनियन B क्या होगा? A के इवेंट को और B के इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, यूनियन आ जाएगा मेरे पास, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट मेरे पास 11 के
तो हमने सारा कवर कर लिया है। अब आएंगे 12th के ऊपर, 12th का पहला टॉपिक कंडीशन प्रोबेबिलिटी, वो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो अब अपना नया टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आपके 13.1 पूरा कवर करेगा। 13.1 के अंदर पूरा इसी के बारे में पढ़ना है और इसकी रिलेटेड किया एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सब प्रतिबंध प्रायिकता, ये क्या होती है समझ अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा 13.1 भी है और 13.23 के अंदर भी इसका यूज होने वाला है, ठीक है। पूरा बेसिक्स से आपका ये। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपके पास दो घटनाएं होगी अलग अलग, अब दोनों क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। जो घटना क्या होती है, एक तो डिपेंडेंट होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट। एक किसी पे आश्रित होती है, किसी पे आश्रित नहीं होती है, निरपेक्ष होती है और नहीं होती है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन। जैसे मेरे पास बोला कि आज बारिश होने वाली है, क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है, और कंडीशन दे दी मैंने कि मौसम कैसा है, क्लाउडी है। कैसा है, क्लाउडी। ये कंडीशन है। एक तो सिर्फ बारिश होने के चांस कितने हैं, मैंने बोला कि बारिश होने के चांस कितने, पी ऑफ रेनिंग कितने, रेनिंग होने के चांस कितने, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा कि भाई आसमान कैसा है, इसका एकदम साफ है या नहीं है, बिजली कड़क रही है कि नहीं कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बादल है या नहीं है, तो डिपेंड करेगा। तो ऐसी घटना है जो किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, जैसे कि बारिश होना डिपेंड करे कि क्लाउडी, अगर क्लाउडी है तो बारिश होने के चांस अलग होंगे। अगर आसमान पूरा साफ है, नीला है, तो उसके पॉसिबिलिटी क्या आएगी, अलग आएगी तुम्हारे पास। तो ये कैसी घटना है, क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। एक हो रही है तब रेन होने के चांस क्या है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है ना, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 और 5। अब मैंने बोला कि 5 आने के चांस कितने हैं, 5 आने के चांस कितने हैं, बताओ। P ऑफ 5 कितने हो जाएंगे, 1/6, सबको पता है। 5 कितनी बार लिखा हो, 1 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे, 6। तो 5 आने के चांस कितना है, एक ही बार है, तो 1 टोटल इवेंट कितने हैं, 6 है तुम्हारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। अगर मैं बोलूं कि 1 आने के चांस कितना है, या 2 आने के चांस कितना, तो भी कितना, 1/6 है। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, टोटल इवेंट कितने हैं, 6 है, तो कितना आ गया, 1/6। तो क्या 5 का होना ना होना 2 पे डिपेंड कर रहा है, क्या 2 का होना 5 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैंने बोला 5 की घटना क्या आएगी, 1/6। 2 आने के चांस कितने हैं, तो 1/6। अब मैं ये कैसी है, इंडिपेंडेंट है। 2 का होना 5 के होने पे डिपेंड नहीं है, कि 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। या 2 का होना 5 पे डिपेंड नहीं, 5 हो गया तो 2 पे क्या फर्क पड़ेगा कुछ। ये कह क्या, इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब इसमें डिपेंडेंट कैसे होगी, देखो मैंने क्वेश्चन दिया कि P ऑफ 5 निकालो, 5 प्रोबेबिलिटी of getting 5 when probability of getting 5 आने की अगर निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। when there has been already occur odd numbers। तो इसमें क्या है, दो घटना दे रखी है, कैसे, 5 आने की अपने का निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जब there has been already occur odd numbers। हमारे पास odd नंबर आ चुके हैं, हमने क्या किया, टॉस किया और हमें पता चल गया है कि कंडीशन दे दी, आपको पता है we already know that कि क्या आया है, odd नंबर आया है। उस टाइम पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो बताना है। तो मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितना होगा। तो सपोज करो इसको A दे दिया हमने, 5 आने घटा के दे दिया A, ठीक है ना। तो P ऑफ A कितना होगा, अगर आपको ये नहीं पता था, अगर आपको नीचे वाली कंडीशन नहीं दे रखी, तो P ऑफ A कितना होगा, 1/6। कितना होगा, 5 आने के चांस कितने हैं, एक ही बार 5 है तो 1/6 होगा। लेकिन
जब हमें पता चल गया है कि ऑड नंबर ही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो ऑड नंबर ही आ रहे हैं, उस टाइम पे 5 आने के चांस कितने हैं, तो ऑड नंबर है कितना अपने पास, ऑड नंबर है आपके पास, ऑड का मतलब विषम संख्या, वो है 1 3 और 5, ये दे रखे हैं। ऑड नंबर क्या हो गए, 1 3 और 5 हो गए। अब बोला है कि 5 आने के चांस कितने बताओ, 5 आने के चांस कितने हैं, क्या लिखेंगे आंसर, अब हो जाएगा P ऑफ A 1/3, क्योंकि टोटल इवेंट कितने, 3 ही ऑड, और 3 में से कोई एक आएगा, तो 5 आने का चांस कितना 1/3 हो गया। तो अब ये हो गया आंसर कितना आ गया, अब 5 आने के चांस कितने हैं 1/3, ये नहीं पता था तब चांस कितने थे 1/6 थे। तो ये कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट है, कैसा है, डिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंड है, ऑड पे आने पे। तो जब ऐसी घटनाओं को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब एक कंडीशन दे रही है आपको, एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन का यूज करके आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिखते हैं कैसे, अपन लिखते हैं P ऑफ E गिवन F, तो E गिवन F क्या लिखते हैं, E गिवन F, E की वैल्यू निकालनी है प्रायिकता, कब, जब F हो चुका है, F हो चुका है, दो अलग अलग घटना है, E क्या है 5 आने के प्रोबेबिलिटी, F क्या है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। E गिवन F का मतलब जब F हो चुका है, यानी ऑड नंबर आ चुके हैं, तब आपके पास 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इसे बोलते हैं P ऑफ E गिवन F। गिवन F का मतलब F हो चुका है, नीचे वाला E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये लिखा है ना 1/3, इसी का लिखेंगे हम लोग, अगर इसको मैं E लिखता हूं इवेंट को, तो ये होता है P ऑफ E गिवन F। F क्या है ऑड नंबर आना, F क्या है ऑड नंबर आना, E क्या है 5 आना, तो ये P ऑफ E गिवन F क्या आ गया 1/3। तो अपने पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभी उस फॉर्मूले के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मूले क्या हैं और कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। देखो जरा, अभी कुछ फॉर्मूले हैं जिसका हम ट्रेडिशनल मेथड में यूज करेंगे और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड है। मेन फॉर्मूला एक फर्स्ट वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको निकालना है E गिवन F, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, एग्जांपल लेंगे और समझेंगे भी इसको अच्छे से, अपॉन डिवाइडेड बाय P ऑफ F, ये तो फॉर्मूला है। जो गिवन है वो नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F। P ऑफ F कोई भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो होते क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तुम्हारा इंफिनिटी आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो आएगी इसके आंसर, प्रोबेबिलिटी में बता दिया, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी और 1 से क्या होती है, छोटी होती है, इससे बराबर होती है। थर्ड, अगर इसका डैश पूछता है तो मैंने बताया था डैश क्या होता है, टोटल एस में से अपन लोग उसको घटा देते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, हमेशा 1 होती है, कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो डैश जब भी निकालना आपको तो क्या करोगे, 1 में से जो P ऑफ E गिवन F आया उसका कर देंगे, माइनस कर देंगे। सपोज करो इसका आंसर आ गया 0.7, कितना आ गया 0.7 आ गया, मैंने बोला कि इसका डैश निकालो, तो इसको क्या करोगे 1 में से माइनस कर दो, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपके पास, डैश आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अगला टॉपिक है ये फॉर्मूला पूरा, ठीक है ना, जैसे अपन लोग पढ़ा था P ऑफ E यूनियन B क्या होता है, P ऑफ E प्लस P ऑफ B F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। गिवन क्या लिखा हुआ है G, तो सब जगह करेंगे गिवन G और गिवन G लगा देंगे। तो सेम फॉर्मूला जो लास्ट में पढ़ा था हमने P ऑफ A यूनियन B का पढ़ा है ना फॉर्मूला में, A यूनियन B क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये पढ़ा हमने फॉर्मूला। तो सेम फॉर्मूला है, A यूनियन B की जगह लिखा हुआ है E यूनियन F, पहले क्या आएगा P ऑफ E P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब क्या यहाँ पे कंडीशनल है ये, तो कंडीशनल के नीचे का रहता है गिवन G, यानी कि G हो चुका है तब आपका E यूनियन F निकालना है। तो सब जगह क्या लगाना है, गिवन G और गिवन G, इसका फॉर्मूला ही है, इन फॉर्मूला का अपन यूज करेंगे क्वेश्चन में। मेन फॉर्मूला आपके पास ये है, इसका एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारा फॉर्मूला आपको कॉपी करना है। अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा अपने पास।
क्वेश्चन आएगा अपने पास कुछ इस टाइप से कि अपने पास दो घटनाएं दे रखी होगी ई और एफ, और एक दे रखा होगा सैंपल स्पेस। जैसे मैंने ले लिया सैंपल स्पेस लिया, एक डाइस को थ्रो किया हमने, और डाइस ने की अपने पास डाइस को थ्रो करेंगे अपने पास, तो पासा को हिंदी में बोलते हैं पासा बोलते हैं उसको। तो डाइस का थ्रो कर लेते हैं तो पास एलिमेंट क्या आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 एलिमेंट अपने को मिलते हैं कब, जब एक पासे को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं। अब मैंने क्या बोला, ए एक इवेंट है ई क्या है अपने पास कि गेटिंग 5। लास्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूं। लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर कितना आया था 1/3 आया था। अब चेक करते हैं कि इस फॉर्मूले से भी आंसर 1/3 आता है कि नहीं आता है। मैंने बोला ई को घटना है गेटिंग 5, एफ को घटना है गेटिंग ऑड नंबर्स। ठीक है, तो एफ का घटना है ऑड नंबर्स और ई क्या घटना है गेटिंग 5। इस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, एफ में क्या आ रहा है ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो ऑड नंबर्स है क्या है 1 3 और 5, और इसमें क्या आ रहा है सिर्फ 5 आ रहा है। तो ई को घटना भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, एफ को घटना इसमें क्या आ रहा है ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ऑड नंबर्स क्या है 1 3 और 5। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें निकालना है टी ऑफ ई गिवन, ये क्वेश्चन कि आपको 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब f हो चुका है। f इज गिवन p ऑफ e गिवन f, गिवन f है f हो चुका है। अब आपको e के होने के चांसेस कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे हमारे पास फॉर्मूले में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, p ऑफ f चाहिए। तो p ऑफ f निकालो, f कितना है 135, तो p ऑफ f क्या आएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी हो जाएगी। तो टोटल केस कितना, वेरिएबल केस कितने 1 3 5 3 है, और टोटल केस कितना है पास 1 2 3 4 5 6। तो p ऑफ f कितना आ गया 3/6 यानी कि 1/2। तो f के होने के चांस कितने हैं 3/6 थे, टोटल कितना डिवाइड किया कितना का 1/2। अब चाहिए इंटरसेक्शन, तो e इंटरसेक्शन f कितना आ रहा है, ये e है 5, f कितना है 135, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो 5 इधर भी आ रहा है 5 इधर भी आ रहा है, तो e इंटरसेक्ट कितना हो गया 5। हमें निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कितना इवेंट है 1, टोटल कितने हैं 6। e की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें e की जरूरत नहीं पड़ता, हमें किसकी जरूरत पड़ती है f की चाहिए प्रोबेबिलिटी और दोनों के इंटरसेक्शन की चाहिए। तो इंटरसेक्शन कितना आ गया 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/6। टोटल इवेंट ये होते हैं, टोटल इनके क्या होते हैं जो सैंपल इसमें दे रखा होगा हमारे पास, इधर भी 3 थे, टोटल कितने थे 6, ये आ गया। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं p ऑफ e गिवन f, फॉर्मूला क्या है p ऑफ e इंटरसेक्शन f, कितना आया 1/6 डिवाइड बाय p ऑफ f कितना है 1/2, सॉल्व करोगे 2 3 जा 6, कितना आ गया 1/, तो क्या आता है 1/3 आया था, इससे भी क्या आंसर आ रहा है 1/3 आ रहा है। इस तरह से अपन लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे e गिवन f निकालना पड़ेगा, a गिवन b हो सकता है, यानी कि f हो चुका है तब e की घटना क्या है, देखा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कंडीशन दे रखी होगी आपको, एक कंडीशन दे रखी होगी, वो कंडीशन हो चुकी होगी, तब आपको बताना है कि भाई किसी और घटना के होने के चांस कितने हैं। तो अपन लोग क्या है डिपेंडेंट है, ये घटना कैसी आ रही है निर्भर है, आश्रित है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि ये होगी तब इसके होने के चांस कितने हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है इसके ऊपर, ये अपने को फाइंड आउट करना है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, अब करेंगे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट 13.1 और सारे क्वेश्चन अपन लोग 1 बाय 1 करेंगे। बेस अगर समझ आ गया आपको अच्छे से तो आपको 13.1 बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है सारा। सबके अंदर a गिवन f e गिवन f निकालना है, पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे फिर f निकालेंगे और दोनों का कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट।